ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोगों का जो 19 को पेपर है उसका सिलेबस आपके सामने है। एसी, करंट, ईएम और रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, ठीक है। हमारा नाउ द थिंग इज कि हमने ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी इन का और रे ऑप्टिक्स जस्ट अभी भी कंप्लीट हुआ। वैसे मैंने कल रिवाइज करा दिया था आपको पूरा जितना मैंने कराया था, ठीक है ना। तो मतलब इन तीन का रिवीजन एक बार लगभग हो चुका है। रे ऑप्टिक्स का ऑल दो क्वेश्चन के थ्रू नहीं हुआ है और ज्यादा, बट ठीक है, वो हम फिर कभी ले लेंगे सेशन। फॉर टाइम बिंग आई फेल्ट कि ईएम वेव्स हमारा ना तो रिवाइज हुआ और इसका एक छोटा सा पोर्शन हमारा लाइक 2 से 3 टॉपिक अपने रह गए थे, तो वो 2-3 टॉपिक मैं आज के लेक्चर में कंप्लीट करूंगी। ये ईएम वेव का फाइनल लेक्चर होगा, ठीक है। यस मैम, हमारी मैम ने तो कराया ही नहीं था ये चैप्टर। इट्स नाइस, कराना चाहिए, इससे फील आती है जैसे कि हाँ, मुझे पता है मैम ये काफी स्कूल अच्छा पढ़ा था तो पता है, मैम इसमें काफी मैम ने नहीं पढ़ाया था, मतलब स्कूल के लिए तो पढ़ा था, एग्जाम के लिए। ओके मैम तो मैंने तो आपको देखो सारा कुछ पढ़ाया ही है। मैम सोफिया मैम स्किप मेरी करा मैम दिया। ने तो अरे सोफिया मैम ने स्किप करा, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ जी मैम। अच्छा ठीक है। मैंने तो देखो 3 से 4 लेक्चर आई गेस कराए थे, अगर 3 मतलब 4th लेक्चर है या 5th लेक्चर है, एक बार आपको तीन कराए थे आपने। बिटली लिंक से चेक कर लेना। कुल मिला के सारा कुछ करा दिया था, बस थोड़ा सा ही रह गया था। एक सेकेंड। हाँ एक बार आप प्लीज इसका देखिए, इसका वेटेज देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ लाइट 4%। कुछ बोल रहे हो आप लोग? नो मैम। हाँ, अब मैं बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तब मेरे को बताना अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई वाज डिस्कसिंग कि इसका 4% वेटेज है और बच्चे ये वो चैप्टर है जिसका नंबर ऑफ टॉपिक्स, समझ रहे हो, मतलब कंटेंट कम है, क्वेश्चंस इससे पूछने वाले फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस ना स्कोरिंग चैप्टर्स में आते हैं, ऐसे मतलब ऐसे टॉपिक्स स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, जैसे डुअल नेचर है, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन है। तो ये इजी भी है और क्वेश्चन का रेशियो भी ज्यादा है। तो मेक श्योर कीजिए ऐसे कोई चैप्टर हम स्किप ना करें, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इसको हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक बार पूरा रिकैप दूंगी बिकॉज आई नो काफी टाइम हो गया, याद नहीं रहता है। तो हम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड फैक्ट था। आई गेस किसी का माइक ऑन है। अलीशा। ठीक है, कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली बात बिल्कुल फैक्ट थी हम लोगों के लिए कि चेंजिंग या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, बोलो मैम। करंट प्रोड्यूस करता है। करंट प्रोड्यूस करता है। या बेसिकली ऐसे बोल दो कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो बात थी कि परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, यानी कि खुद के परपेंडिकुलर जनरेट करेगा, राइट। ये वो फैक्ट था जो माइकल फैराडे है ना, उन्होंने ईएमआई के थ्रू हम लोगों को भाई बहुत अच्छे से समझाया था। अब लोगों ने कहा कि एज पर द सिमेट्री, या फिर हम क्या ऐसे भी बोल पाएंगे कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो जस्ट अ थॉट ऐसा कुछ प्रेजेंट किया लोगों के सामने कि अगर आप बोल रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो क्या आप ये भी बोल पाओगे? अब देखो बाय सिमेट्री तो कितना सही है, बोलना चाहिए हमें ये चीज, लेकिन ना लोगों को ये चीज समझ नहीं आई उस टाइम में। मतलब लोग बस लाइक कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो और करंट को तुम दिखा नहीं रहे, तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उनका तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था कि इफ देयर इज अ करंट इन द पिक्चर देन देयर वुड बी अ मैग्नेटिक फील्ड। यू कैन नॉट टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ करंट, दैट्स व्हाट दे थॉट, ठीक है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे कैसे ये बात मान ले? तब हमारे पास मैक्सवेल आए थे और मैक्सवेल ने हमें बताया था कि आप अपने करंट की डेफिनेशन को अपडेट करो, राइट। आप बोलो कि करंट 2 तरीके का होता है, एक होता है कंडक्शन करंट और एक होता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट।
राइट, दैट्स व्हाट ही सेड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और उन्होंने फिर लोगों को ये बताया कि कंडक्शन करंट कैसे आता है, ड्यू टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq by dt. है ना. और फिर कहा कि डिस्प्लेसमेंट करंट का जो सोर्स है वो है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड. या आप ऐसे लिख Yes, सकते हो उसको थोड़ा सही शब्दों में कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, समय के साथ बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट का सोर्स है. अब देखो, इनको तो कहानी पता थी कि भाई फ्लक्स वगैरह की वजह से ये चीजें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से, तो उन्होंने थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड करा और उससे डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला हम लोगों के सामने रखा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt. ठीक. फिर इन्होंने हमसे बोला कि जब तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है, तो तुम एम्पियर सर्कुलर लॉ को सही से लिख सकते हो. और कैसे लिख सकते हो कि B is equals to mu naught I conduction plus I displacement. You need to add this I displacement over here. तो ये आपका बन जाएगा mu naught let's say I plus epsilon naught d phi E by dt. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इतनी सी बात में? Ma'am. मैम एक ma'am. और दिखा दो, क्या बेटा? स्क्रीन दिखा दो. हाँ हाँ, आप मुझे बता देना, इसके पहले वाली भी देखनी है. यस ओके. मैम मैं ये तो पहले यही दिखा दो अभी. क्या बेटा? शॉर्ट्स नोट्स के लिए सही है, ऐसे मतलब करने के लिए. तो ये आई नो. वैसे भी टाइम काफी हो गया ना, इसलिए इतना बताना पड़ रहा है. ओके मैम. हो गया? यस ये भी हो गया? Yes. यस मैम. ओके. अब देखो, मैंने आपको एक डिस्कशन और किया था कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, इसको ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज. बड़ा प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से सुनना. इसके मैं 3 केस बनाती हूँ. सबसे पहले केस नंबर 1. और केस नंबर 1 आपसे बोलता है कि चार्ज इज एट रेस्ट. चार्ज रेस्ट पर है. अब आप एक बात बताओ, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? अगर चार्ज रेस्ट पर है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? मैम. यस, बिल्कुल Yes, होगा. ma'am. क्योंकि आपको हाँ जी बिल्कुल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 100% होगा. ठीक है. क्या इस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं मैम. मैम. No, ma'am. Yes, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली इंटरेस्टिंग इन दी मूविंग चार्जेस, राइट. तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे. फिर इसके बाद आता है अपने पास केस सेकंड. और केस सेकंड हमसे कहता है चार्ज इज इन मोशन. charge is in motion and that too with a constant velocity. Charge is moving with constant velocity. इसमें दोनों ही हुई. अब एक बात बताओ कि कोई चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आप क्या आप बोलोगे यहाँ पर? क्या लगता है क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड कोई नहीं है. एक्सेलरेशन नहीं है उसमें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. मैम इसमें मैम. दोनों मैग्नेटिक भी फील्ड होंगे. नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. क्या शिवम क्या होगा. बोल रहे फील्ड तो होगा. मैम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. हो? ओके. अब देखो, ये ना मैग्नेटिक फील्ड. अगर एक फ्री चार्ज है हमारे पास, ठीक है, जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अब क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, और मूविंग चार्ज है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी है. लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो वो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा. अभी कैसे? चार्ज है बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0? मैम क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इस नहीं, क्योंकि वो जो बात करते हैं वो एक बाउंडेड सिस्टम में बात करता है. वो बोल रहे हैं कि जैसे कि एक सर्किट है आपके पास, लेट्स से दिस, ठीक है, एक क्लोज सर्किट है, यहां से करंट
मतलब इस तरीके से फ्लो करेगा। अब देखो करंट फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को देखो तो इस पर नेट चार्ज 0 है ना। अब आप बोलोगे कैसे, एक बात बताओ, बैटरी का काम तो सिर्फ रेगुलेट करना होता है करंट को, है ना, कि करंट मेंटेन रहे, पर बनता कैसे है करंट? ये जो वायर्स आप यूज कर रहे हो उसके एटम ही तो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने नॉकआउट किया है तो वहां पे कैटायन भी फॉर्म हुआ है, वहां इलेक्ट्रॉन भी फॉर्म हुआ है, कुल मिला के न्यूट्रल है स्पीशीज। मतलब लाइक अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, राइट, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर क्यू नेट 0 है, और क्यू नेट 0 है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 होगा या फिर एब्सेंट होगा। तो ये दो बातें हैं, आप ध्यान से देखना कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। एनसीईआरटी नीचे वाला केस बताती है, सर्किट वाला। अब बात करते हैं केस थर्ड की, और केस थर्ड आपसे कहता है ऑसिलेटर। चार्ज इज एक्सेलरेटेड मोशन। मैम इसमें क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है या फिर इलेक्ट्रिक You have to be clear about कि फ्री चार्ज है कि बाउंडेड चार्ज है या एक सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और फिर अगर, क्योंकि हमारे पास होता है देखो एमसीक्यू, तो एमसीक्यू हमें बहुत सारी डायरेक्शंस देता है, उसके ऑप्शन से वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। Yes. अगर चार्ज है एक्सिलरेटेड मोशन में, ये मैंने आपको बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया था एलसी ऑसिलेटर की हेल्प से कि किस तरह से ईएम वेव क्रिएट होती है। तो वहां मैंने आपको बताया था कि एक्सिलरेटेड चार्ज या ऑसिलेटिंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव, ठीक है। तो इट प्रोड्यूसेस बोथ। खाली बोथ से भी काम नहीं चलेगा, इट प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। ये जो आपके सामने शीट है ये आपके बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर है, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसे सुनने में आता है कि हमसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों का रहता है, 11th 12th ड्रॉपर सबका रहता है। सब्जेक्टिव में कि ईएम वेव्स का नहीं ऑप्शनल में भी तो आता है ना, एमसीक्यू में भी तो आ सकते हैं। ईएम वेव्स में इससे बढ़िया स्लाइड, लाइक यू नो, जो भी आपके सामने इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत घुमा के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। आपने लिख लिया हो तो बता देना, फिर मैं आगे चलूँ। लगाओ जल्दी। क्या हो गया मैम। हो गया? ओके, चलिए, कितने पॉइंट कर लिए हमने? एक मिनट, मैं मार्क कर दूं जरा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, लेट्स कम टू द सेवेंथ पॉइंट। देखो, मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, याद है क्या? थोड़ा बहुत भी नहीं? हाँ बेटा, तू कुछ पूछ रहा है यार? नो मैम। ओके, मैंने देखो इलेक्ट्रिक, दिखाओ। हाँ एक सेकेंड, हो गया? यस। ओके, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ओमेगा माइनस के एक्स, याद है? मैम यस मैम, अभी याद आता है। और यही सेम इक्वेशन मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की बताई थी, सेम नहीं, सिमिलर, साइन ओमेगा टी, ठीक है। और याद करो मैंने आपको इससे कंपेयर करके दिखाया था उससे जो हमने वेव्स में इक्वेशन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट की, कि y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। मैंने आपका यहाँ पर आपको बताया था कि ओमेगा इज 2 पाई न्यू विच मीन्स 2 पाई बाई टी, एंड k इज अ वेव नंबर विच इज 2 पाई बाई लैम्डा। और क्या बात हुई थी हमारी कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के और न्यू लैम्डा के बराबर होता है। ये सारी बातें आपको वेव से याद होंगी, ये वेव की बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है, राइट? यस मैम। यस, चलिए
लेट्स टॉक अबाउट द 8th पॉइंट. हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द 8th पॉइंट. याद है मैंने आपको परमेबिलिटी, परमिटिविटी, स्पीड ऑफ लाइट, इन सब के बारे में बताया था. यस मैम. मैम. तो अगर मैं आपसे रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करूं तो वो होगा म्यू मीडियम बाय म्यू नॉट, राइट. अगर मैं आपसे रिलेटिव परमिटिविटी की बात करूं तो एक्चुअली यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. कभी भी कंफ्यूज मत होना, अगर पेपर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दे तो याद रखना कि वो रिलेटिव परमिटिविटी ही है और उसका फॉर्मूला एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा. ठीक है. एक रिलेशन आता है C इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और अगर मैं कहूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इसको ऐसे लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये हो जाएगा 1 बाय म्यू और एप्सिलॉन. ठीक है. ये वाला म्यू मीडियम एप्सिलॉन मीडियम. ठीक है. राइट. राइट. मैम ये देख देख के कुछ चैप्टर याद आ रहा है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे समझ में आ रहा है. काफी पुराना बात हो गई तो आपके दिमाग से निकल गया होगा, इसलिए मैं सोचा था कि पूरा ही रिकैप कराऊंगी फिर कराऊंगी आगे वाला टॉपिक. फेवरेट. अब 9th पॉइंट की बात करते हैं. 9th पॉइंट इज एनर्जी डेंसिटीज. देखो मैंने आपको अब कैसे वो डेरिवेशन आया था, कैसे किया था, वो मैंने आपको डिटेल करके बता रखा है लेक्चर में, बट अपन अभी सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं. तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ठीक है. डेंसिटी ऑफ, एक सेकेंड, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. हाफ क्या तो था, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट. ये है सिर्फ एनर्जी डेंसिटीज. अगर मैं आपसे बात करूं एवरेज एनर्जी डेंसिटी की, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर. एंड सिमिलरली एवरेज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हो जाएगी 1/4 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट. ठीक है. यस मैम. और ध्यान रखना कि ये क्या होती है, इक्वल होती है. दीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर आप ऐसे बोलो कि टोटल एनर्जी इन दोनों की फॉर्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. ठीक है. ये हो गई एवरेज एनर्जी. जो बार समझ में आया, बार का मतलब क्या होता है, जब आप एवरेज लेते हो किसी चीज का. ठीक है. इनका प्रूफ वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था. अब एक ये टॉपिक था इंटेंसिटी ऑफ ई एंड वेव, जो हमारा पहले नहीं हुआ था. ठीक है. इसको मैं बता रही हूँ. अब इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं कि इंटेंसिटी होता क्या है. देखो इंटेंसिटी एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपका सोर्स रखा है. अब हंसना नहीं कोई. ठीक है. नहीं. ये हाँ, ये हमारा बल्ब है. ठीक है. अभी बल्ब हर तरफ रोशनी देगा, राइट. हर तरफ रोशनी फेंकेगा. मैंने क्या करा, मैंने यूनिट एरिया की, ध्यान से सुनना, मैंने वर्ड बोला यूनिट एरिया. यूनिट एरिया का एक विंडो यहां कट किया. ये जो ब्लू ब्लू मैंने कट किया है, कहीं भी स्पेस में मैंने बस एक यूनिट एरिया का जो है स्टडी करना स्टार्ट किया. और यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया यूनिट टाइम, मैंने कैलकुलेट किया या मैंने जानने की कोशिश की कि कितनी एनर्जी यहां से क्रॉस हुई. दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट वेव. तो अगर मुझे कभी इंटेंसिटी लिखने को आए तो बड़ा सिंपल है, एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम. इसका डेफिनेशन ही इसका फॉर्मूला देता है. और इसको ध्यान रखना, क्योंकि अब हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, हम वेव के बारे में बात कर रहे हैं, और हम आगे करते रहेंगे, राइट. तो ये डेफिनेशन, ये एक्सप्रेशन हर जगह आने वाली है. डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में इसका यूज करूंगी, और खूब क्वेश्चन इस पे आते हैं. नीट में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए इंटेंसिटी के ऊपर, रिपीटेड क्वेश्चंस. एक बार रिपीट कर दो.
देखो, इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉस हुआ है, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव या इंटेंसिटी ऑफ दैट वेव। ठीक है, कितना एनर्जी क्रॉस हुआ है, पक्का? यस मैम। अगर मैं इसका आपसे यूनिट निकालने को बोलूं तो एक बात बताओ, एनर्जी पर यूनिट टाइम ये पार होता है ना? यस मैम। यस मैम। पार बाय एरिया इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का एसआई यूनिट हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स का जो इंटेंसिटी होता है, जैसे पावर ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, पॉइंट सोर्स यानी कि स्फेरिकल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। आपको इतना कैलकुलेशन याद है, इतना कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बात एज अ फैक्ट याद रखना कि इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। अगर मैं आपको बोलूं कि ये रहा एक पॉइंट सोर्स, ठीक है, यहां से वेव्स निकली हैं और मुझे एक पॉइंट ये है जो इससे आर डिस्टेंस पर है, लेट्स से ए, और एक पॉइंट है बी जो इससे 2r डिस्टेंस पर है। मुझे इन दोनों के बीच की इंटेंसिटी का रेशियो बताओ, यानी कि मुझे आप आई ए बाय आई बी बताओ। तो सिंपल है, आर बी बाय आर ए का स्क्वायर निकाल दोगे, बात खत्म। राइट, सिंपल सी बात है ना ये? बोलो, ये चीज सिंपल सी है ना? यस मैम। यस मैम। यही क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ था और लगातार 2 से 3 साल पूछा गया है। फिर पैटर्न इसी पे एक आध चीज और ऐड कर दी है, बट यही सेम कॉन्सेप्ट है। मैम इस पे तो ज्यादा एक तो फॉर्मूला पे पूछते, और मैंने देखे क्वेश्चन तो उस पे पूछते हैं ना कैसे प्रोपोर्शनल आर के साथ। हाँ, तो वही रेशियो के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि सोर्स चेंज नहीं किया है, फ्रीक्वेंसी बताओ। तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करेगी, तो फ्रीक्वेंसी दोनों जगह पे सेम होगी, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, कहीं भी हो। तो बस ऐसी चीजें ऐड कर देंगे, पर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया था, मतलब यही क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसे और भी बहुत सारे रिपीट हुए हैं। ठीक है, फिलहाल कुल मिला के मेरा पॉइंट ये था कि आपको इंटेंसिटी चीज समझ में आए कि ब्रॉड है, जहां भी कहीं भी वेव बात करेंगे इंटेंसिटी का बात होगा, तो ध्यान से समझ लो। अभी समझ में आता है? यस मैम। यस मैम। अब एक छोटी सी कोशिश है इसके डेरिवेशन के लिए, एक एक्सप्रेशन निकालने के लिए। समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप मेरे को डेरिवेशन छोड़ के फॉर्मूला भी बताओगे ना तो भी मेरे को चलेगा। द थिंग इज कि अब एक जो भी सोर्स था, ठीक है, यही सोर्स, यहाँ पे ऑब्वियसली लाइट ऐसे नहीं जाएगी, इट्स एन ईएम वेव, तो ईएम वेव जा रही होगी, राइट? बहुत सारी ईएम वेव्स उधर से निकल रही होंगी। अब मैंने ना एक इसी पूरे स्पेस में एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया, एक ऐसा इमेजिनरी सिलेंडर जिसमें बहुत सारी ईएम वेव्स है, ठीक है, बहुत सारी है, हम बना भी नहीं पाएंगे, उतनी सारी है। अब मुझे बेसिकली क्या निकालना है, मुझे एनर्जी मतलब इस सिलेंडर का ना इंटेंसिटी निकालना है, इसमें जो ये ईएम वेव है उसकी इंटेंसिटी निकालनी है। तो अभी मैंने आपको बताया इंटेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज एनर्जी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे पहले ये अब इस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं जो सिलेंडर के पास है। एनर्जी filled in this अच्छा एक बात बताओ, बस यहीं पे समझ में आ रहा है जो भी अभी तक पढ़ाया है? हाँ मैम। किसी एक भी बच्चे को नहीं आया तो बता देना, क्योंकि मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नॉट फॉर जस्ट दिस टॉपिक, सबके लिए, ठीक है। एनर्जी फिल्ड इन दिस इमेजिनरी सिलेंडर, मैं टाइम ले लेती हूँ कि 0 से लेके t टाइम तक कितना एनर्जी फिल्ड हुआ, ठीक है। एक बात बताओ, आपको एनर्जी डेंसिटी जैसा कुछ याद आ रहा है? कुछ हमारे डिस्कशन हुआ था एनर्जी डेंसिटी को लेके। यस मैम। तो अगर मैं एनर्जी डेंसिटी में इनटू वॉल्यूम करा दूं तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी।
यस मैम। राइट? Yes, ma'am. राइट। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये था डेंसिटी, मैंने इसलिए बताया था एवरेज अलग है और ये एनर्जी डेंसिटी अलग है। तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। कंफ्यूज मत होना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि 1/4 रखना है कि 1/2 रखना है। तो जहां एनर्जी डेंसिटी की बात होगी वहां अपन हाफ रखेंगे, जहां एवरेज की बात होगी वहां 1/4 रखेंगे। ठीक है? और इसमें एक डिफरेंस है, एक बार जब हम चेक करते हैं, मैंने वो डिफरेंस लिखा था कि नहीं, हाँ मेरे से मिस हो गया। ये जब हम एवरेज की बात करेंगे ना तो बेसिकली पता है हो क्या रहा है, ये जो ई है ना इसकी जगह ये पुट करेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का आपको एवरेज निकालना मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट में सिखाया है। तो यहाँ पे ना ये ई नॉट आएगा, बी नॉट आएगा। प्लीज इसको नॉट लिख दो। देखो मैंने यहाँ पे वैसे भी मार्क कर दिया, हाईलाइट वो हो चुका है। ठीक है? आप लोग भी ध्यान रखना, इट्स ई नॉट का स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर, यस मैम। क्योंकि ई नॉट और बी नॉट हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? मैम आपने ए नोट बी नोट के बाद वो ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे? मैम इसी साइड में, राइट साइड में, बिल्कुल एंड में। में म्यू अच्छा वो एवरेज इलेक्ट्रिक सॉरी एवरेज डेंसिटीज को इक्वल रखा है, इलेक्ट्रिक की भी और मैग्नेटिक फील्ड की भी। ठीक है? चलिए वापस यहाँ पर आते हैं। हाँ तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालूं, कोई बताएगा? मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये एरिया ए समझ लो। अब बताओ कैसे निकालें वॉल्यूम? हाँ मैम इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रख सकते हैं ना, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ होता है, तो एरिया इनटू लेंथ। अब लेंथ निकालनी है उतने टाइम की जितना आपको यहाँ दे रखा है। वेलोसिटी क्या होगी ईएम वेव की? ईएम वेव इज लाइट, EM wave is light, तो speed of light यानी कि C into T, this is the area and this is the length, area into length is the volume। ये आपके पास टोटल एनर्जी आ गई। अब अगर मुझे इंटेंसिटी चाहिए तो इंटेंसिटी तो बड़ी सिंपली आ जाएगी, U by A into T, यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर A into C T डिवाइडेड बाय A into T। ठीक है? आप इसको हाँ ई नॉट का स्क्वायर होगा, नहीं हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर। नहीं ये बेटा डेंसिटी रखी है, एवरेज नहीं रखा। एवरेज रखती तो 4 भी तो आता। मैम हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई क्यों किया? एक बात तो थोड़ा सा इसका फील लो कि एनर्जी डेंसिटी है क्या। बताओ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मुझे तो टोटल एनर्जी चाहिए तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यस मैम। राइट? यस मैम। राइट। तो देखो आपके सामने ये एक और फॉर्मूला आ गया विच विल हेल्प यू अ लॉट, एंड द फॉर्मूला इज कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज एनर्जी, सॉरी इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी इनटू स्पीड ऑफ लाइट। आप इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है? एक फॉर्मूला आपके पास ये है, एक फॉर्मूला आपके पास बाय डेफिनेशन ये है, और ये पॉइंट सोर्स के लिए आप ये यूज करोगे, और एक पार बाय एरिया करके ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है? 3-4 फॉर्मूले हुए इंटेंसिटी के, याद रखना। चले? यस मैम। मैम एक बार सिलेंडर वाली स्लाइड पे स्टॉप कर दो। हाँ मैम ये A into T LCM लिया है यहाँ पे। क्या बेटा? हाँ दर्शी एक बार मैं रिपीट कर दूँ। मैम ये जो फॉर्मूला निकला है हमारा लास्ट में 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर इनटू सी, ये सिर्फ सिलेंडर के लिए होगा? नहीं सिलेंडर तो मैंने अज्यूम करा था ना, सिर्फ इसलिए कि एरिया इनटू टी आपको सही से दिख जाए तो आप लाइक, ये तो स्पेस में बात चल रही है, एक पॉइंट सोर्स है या कोई भी सोर्स है, और मैं सिर्फ एक जस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ इंटेंसिटी इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटीज। ठीक है? ओके मैम। हाँ तो एक बार आदर्श बोल रहा है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, आई नो टाइम लगता है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो कहानी शुरू हुई थी इंटेंसिटी से कि इंटेंसिटी होता क्या है। तो एक बार ध्यान से सुनो कि इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम।
ठीक है, ये एनर्जीज परपेंडिकुलरली पास होती हैं। यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी परपेंडिकुलरली पास हुआ, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हमने इंटेंसिटी अदर शेप पर, हाँ आप बताते जाना, ठीक है। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम, एनर्जी बाय टाइम इज पार, तो आपके पास एक और फॉर्मूला आता है, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पार बाय एरिया, यहीं से आपकी ऐसा यूनिट आती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट सोर्स होता है उसके लिए इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की होती है, तो आप ये वाली चीज भी यहाँ पर ध्यान रखो, ये वाला पॉइंट। ठीक, उसके बाद हमने एक छोटा सा डेरिवेशन करने की कोशिश की थी। वो डेरिवेशन ये था कि आप ऐसे मान लो स्पेस में कहीं भी आपने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया है और आप हम मतलब उसमें से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईएम वेव का इंटेंसिटी क्या होगा। तो इंटेंसिटी बाय डेफिनेशन होता है U बाय A इंटू टी। अब थोड़ा सा मुझे जो फील हो रहा है कि एनर्जी डेंसिटी वाला चीज हमको एक बार समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी। तो एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, फिर आपको वाला लेक्चर मतलब ऊपर वाला स्लाइड ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। देखो ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन का मतलब कॉम्बिनेशन से हमारे पास ईएम वेव है। तो यहाँ पे तीन एनर्जीज है, एक तो है टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव, ठीक है, एक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस, इतनी बात समझ में आती है हमको? ओके, यस ठीक है। मैं आपसे ये बोल रही हूं कि अगर टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव 10 जूल है लेट्स से, तो 5 जूल उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ने कंट्रीब्यूट किया है और 5 जूल ऑन एन एवरेज मैग्नेटिक फील्ड ने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, इक्वली अमाउंट का कंट्रीब्यूशन आता है दोनों ही फील्ड से। हमने इसको बकायदा प्रूव भी किया था कि चीज इक्वल होती है, हम वो मेहनत अभी नहीं करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आप एनर्जी सीखो, एनर्जी क्या है। देखो एनर्जी लिखने का तरीका है, आप इसको यू से रिप्रेजेंट करते हो एंड इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ठीक है, ई टाइम वेरिंग है, सिमिलरली यहां पर आ जाएगा 1/2 बी का स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ओके मैम बट अब मैं ये दोनों तो हमारा एनर्जी डेंसिटी के लिए थे ना, दोनों फॉर्मूले। हाँ, तो ये एनर्जी, अच्छा डेंसिटी यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं बात करूं एवरेज एनर्जीज की, ठीक है, ये क्योंकि टाइम वेरिंग है हमको चाहिए एवरेज, एवरेज की डिस्कशन पे हम जाते हैं। तो अगर एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, और एवरेज मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी हो जाएगा 1/4 बी नॉट का स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये एवरेज एनर्जी डेंसिटीज है, और एनर्जी डेंसिटी कुछ नहीं होता, बस थोड़ी सी जगह मोमेंटम के लिए छोड़ देते हैं, फिर यूज कर लेंगे। यस सर, हम कुछ नहीं होता तो कर ही क्यों रहेगा। आयरॉनिक क्या? यस देखो क्या बात कर रहे थे हम? एंड एवरेज हाँ। एनर्जी। ओके, तो जो टोटल एनर्जी आती है हमारे पास वो आती है एवरेज एनर्जी प्लस ये वाली एनर्जी, राइट? दिस इज द टोटल एनर्जी। यस मैंने आपको बोला कि एवरेज एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस थिंग, दोनों एनर्जीज बराबर होती है 5 जूल 5 जूल। तो आप यहां पे रख सकते हो 1/4, कोई भी एक रख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की रख लो या मैग्नेटिक फील्ड की रख लो, ज्यादातर बातें इलेक्ट्रिक फील्ड पे होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रख लेते हैं और इंटू 2 कर दो। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ
electromagnetic wave which is half epsilon naught E naught का स्क्वायर. अब देखो ये टर्म्स काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे टोटल एनर्जी आई है इतनी और इसमें नॉट हटा दो तो वो एनर्जी डेंसिटी करके आ जाएगी, है ना. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ठीक है, हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि हम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर का यूज करें जब हम वेव की इंटेंसिटी वगैरह की बात कर रहे हो. जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फर्दर सब. हाँ जी साक्षी बोलो बेटा. मैम आपने टोटल एनर्जी में एवरेज एनर्जी क्यों यूज की? क्योंकि वो वेरिएबल है ना, टाइम वेरिंग, तो वो एवरेज कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं ना, एवरेज की बात करते हैं ना फील्ड के लिए. अब देखो थोड़ा सा इस चीज में ज्यादा डीप में जाएंगे तो फिर मेरा आज का पूरा लेक्चर उसी पे चला जाएगा, है ना. इसकी 2-3 क्वेश्चन और है वो भी कर लेंगे, लेकिन आप ये चीज डिस्कशन देख सकते हो चुका है आपकी क्लास में, दैट इज इम्पोर्टेंट. फिलहाल बस ऐसे समझ लो कि ऐसे है, ठीक है. मैम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी हो या फिर मैग्नेटिक की हो, दोनों इक्वल होगा. जैसे कि यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखी और मैग्नेटिक फील्ड की लिखी, तो वहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं लिखी, तो चलेगा, मतलब उसमें दिया हो. हाँ मतलब आप इसको 1 इज इक्वल्स टू करके लिख दो 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट. बस ध्यान रखना जब भी ईएम वेव की बात करोगे तो ये ई नॉट बी नॉट का ध्यान रखना. मैं भी बहुत मिस कर जाती हूँ, स्किप कर जाती हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना. जब हम स्पेसिफिकली बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की तब अलग चीज है ना. देख लो मैंने कहीं और मिस तो नहीं करा, मुझे ऐसा ही लगता रहता है कि मेरे से ई नॉट का गलती हो ही जाएगा. मैम मतलब फिर ई नॉट और ई में डिफरेंस, मतलब कि जो ई है वो रिलेटिव में है. ना ये देखो ये रहा ना, यहाँ पे आ जाएगा. ओके मैम, ओके. ऐसे याद करो ना, जैसे कि हम ऐसे बोल दें. अगेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव से बस ये वाली बात समझा दूं फिर आगे चलेंगे. जैसे कि ये एक वेव है, अब अगर मैं इसका किसी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट आपको बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट ये भी हो सकता है ना, राइट, किसी भी इंस्टेंट पे. बट अगर एम्पलीट्यूड की बात करूं तो कहीं से भी आप बताओगे तो यही तो बताओगे एम्पलीट्यूड, पीक. तो दिस ए इज ई नॉट, कंपेयर करो, ठीक है. वाई इज ई, वाली बात चलती है बस. कोई दिक्कत? नो मैम. पक्का? यस मैम. ओके. तो ई नॉट हर जगह ई नॉट है. ई नॉट देखा, मैं कह रही थी मुझे अपने ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा है. मैम किस पे भरोसा नहीं हो सकता? मैम हमने अपने ऊपर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है कि मेरे को बचपन से नहीं, लाइक जब से मैंने खुद से ईएम वेव पढ़ी है मुझे तो ई नॉट मैम में बहुत यहाँ दिक्कत पर होती है. आपने एवरेज वाली ली थी एनर्जी डेंसिटी. नहीं एवरेज यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पे हाँ देखो जो अच्छी चीज पूछी, यहाँ पे हम ईएम वेव्स की एनर्जी की बात कर रहे थे ना, तो हम इवेंचुअली टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव की बात कर रहे थे. इसीलिए आप इस कॉन्सेप्ट को अगर समझो तो शिद्दत से, लाइक आराम से खाली बैठ के समझना. अदरवाइज आई प्रेफर कि अगर नहीं हो रहा तो डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन पर आ जाना, ठीक है, मत जाना इसके अंदर. मैम यहाँ पे आपने बाद वाली लिखी जो हमने निकाली सबसे लास्ट में 1/2 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन. हाँ टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव ये लिखा, विच इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2 बी नॉट का स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ये वाली चीज, ठीक है. अब चलो बस यहाँ पे छोटे सी इसमें बात कर लेते हैं मोमेंटम ऑफ ईएम वेव्स की. याद करो कभी किसी ने आपको 11th में वेव्स पढ़ाया हो तो उसने बात करी होगी आपसे कि वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. अगर आप वेव क्रिएट करते हो तो बेसिकली यू आर सपोज टू ट्रेवल विद मतलब अ डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, एक एनर्जी ट्रेवल करती है, एक मोमेंटम ट्रेवल करता है. इट्स नॉट द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल, है ना. पार्टिकल मूव नहीं कर रहा होता, याद है? यस मैम. सबको याद है? यस मैम. पक्का? यस मैम. ठीक है. तो बस उसी बात को लेके यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्रेशन आपके सामने और आ रहा है. एक बात बताओ, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा होती है, ये वाली बात पता है, जैसे एच न्यू होता है. हाँ मैम. ठीक है. एक डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, वैसे तो हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं है, बट फिलहाल आपको एक डी ब्रॉय हाइपोथेसिस भी पता है ऐसे होती है. यस मैम, इसको में भी लिख सकते हैं. हाँ, इसको यहाँ पे P इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा लिख सकते हो. हाँ मैम. राइट, यस एच मैम. बाय लैम्डा दिख रहा है.
एनर्जी E को हम U भी लिख दें, यस मैम। राइट? बस ये एक फॉर्मूला था, इन केस कभी जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है? यस मैम। बस ये आपको फील और दे रहा है कि P is equals to U by CC की मोमेंटम एक्चुअली ट्रैवल करता है। ओके, अभी रेडिएशन प्रेशर एक छोटा सा टॉपिक है, इसको समझाने के लिए मुझे आपको सिर्फ एक क्लासिकल एग्जांपल समझाना है। याद करो, कभी ऐसे फ्री टाइम में तुम बैठे रहते हो ऐसे नॉर्मली, तुम्हारे पास एक बॉल हो और एक यहाँ पे दीवार है, तो मारते नहीं दीवार पे बॉल दे देंगे, हाँ मैम, मारते हैं। है ना? वो बॉल वापस भी आती है। यस Right? मैम। गिरा रहा है। हाँ, तो अब ऐसे मान लो, उसी वेलोसिटी से वापस आती है। यस यस, तुम ऐसे मानो कि तुम्हारे पास दो बॉल है, एक है बहुत हैवी बॉल, ठीक है, और एक है तुम्हारे पास लाइट बॉल। तो तुम्हारे को पता है ना कि लाइट बॉल लड़के आएगी वापस यस मैम। और हैवी बॉल रुक जाएगी। जाएगी। अब एक बात बताओ, ये इसको समझो, ये ऐसे 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 करके गई, ठीक है? वैसे तो ऐसे नहीं जाती, सीधी जाती है, चलो सीधी गई। अब ये लड़के वापस नहीं आएगी, यहीं रुक जाएगी, ठीक है? ये जाएगी और ये वापस आएगी, ऐसे ही होगा। हम मान लेते हैं कि कंप्लीटली उसने वापस करी है, कोई भी इसने एनर्जी खुद में एब्जॉर्ब नहीं करी है। दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग। तो एक बात बताओ, जो ये फर्स्ट वाला केस है, जब भारी वाली बॉल गई मतलब वहां पे सामने गई, तो पी मोमेंटम से गई और फिर रुक गई। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो दैट इज P माइनस 0 मतलब P। यस मैम। अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालूं तो फोर्स लेट्स से डेल्टा टी टाइम तक वो कांटेक्ट में रही, तो P बाई टी आ जाएगा उस हिसाब से। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट वाला केस देखो, ये P से गई माइनस P से वापस आई। अगर मैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डेल्टा टी टाइम में कैलकुलेट करूं तो वो इस तरीके से आएगा, है ना? और यहाँ पे फोर्स अगर मैं निकालूं तो इम्पल्स वाले हिसाब से 2P बाई डेल्टा टी आएगी। यस मैम। हाँ बोलो बेटा, वाहिद कुछ कहना चाह रहे हो? नो, मैं कराऊं? लाइक आरोही मूवमेंट। क्या बेटा? मैम आरोही मूवमेंट हो गया उसका। हाँ, कुछ दिन क्या बोल रहे हो? चिप्स मांग रहा है। लेज नहीं तो गेम नहीं। मैम लेज काफी अच्छा चिप्स होता है तो। और वो अमेरिकन अनियन वाला और यस फ्रूटी के साथ शेयर। ऐसे क्लास में भी आगे की तो बहुत ज्यादा यार। मैम एक दिन में 2 तो खा ही जाते हैं। हो गया? यस मैम। गुंजन पूछा था ना लास्ट स्लाइड। गुंजन, ओके मैम हाँ जी बेटा। सेकंड वाले केस में तब होगा ना जब सेम मोमेंटम से वो वापस आएगी। हाँ हम एक आइडियल वाला केस कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है, कि सेम मोमेंटम से वापस आई है। तो आपको ये चीज समझ में आएगी, यहाँ फोर्स डबल हो गई, वहां फोर्स उस वाली फोर्स के कंपैरिजन में। यस मैम। ठीक है, बस मुझे आपको ये चीज इसलिए समझानी थी क्योंकि अब मैं आपको यही सारा काम वेव के लिए बताने वाली हूँ। हमारे पास एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा मतलब सरफेस समझ लो जिसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव, ठीक है। और एक सरफेस हमारे पास इस तरीके से है जो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव है, ओके। अब होगा क्या कि फर्स्ट वाले केस में जब वो जो एब्जॉर्प्टिव वाली चीज है, यहां से आई इंटेंसिटी का वेव गया
और वो ऐसे का ऐसे ही एब्जॉर्ब हो गया 100%, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि कितना एनर्जी वगैरह का क्या मतलब यहाँ पे सीन आया, या रेडिएशन प्रेशर मैं आपसे पूछूं इस वेव ने कितना क्रिएट किया, भाई प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया करके एक सिंपल सा हमारे मन में यही होता है ना। तो हम रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि रेडिएशन के थ्रू कितना प्रेशर आया। तो फॉर्मूला ये होता है रेडिएशन प्रेशर का, P इज इक्वल्स टू I/C। ठीक है, इस तरीके से हम फिजिक्स में रेडिएशन प्रेशर को डिफाइन करते हैं, P इज इक्वल्स टू I/C। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो ऊपर वाले केस से बड़ा इजीली समझ में आता है, कि यहाँ पे सिंपल हो जाएगा कि P इज इक्वल्स टू I/C। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो जो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव है, यहां से लाइट वेव ऐसे या कोई भी वेव ऐसे उड़ के गई आई से, और ये वापस आ गई फिर से आई से। यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा थी ना, आपको देखो फील आ रहा है, फोर्स की बात हुई थी, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ मैम। दिस इज द रेडिएशन प्रेशर, बस इतना आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं। चलेगा? ये जो मैम ये मोमेंटम है कि रेडिएंट प्रेशर? प्रेशर रेडिएशन प्रेशर, ये आप ऐसे मार्क करके लिख लेना कि ये डबल हुई है क्या बेटा, मैम, ये 2 वेव्स आई है सेकंड वाले केस में, दो तो वेव्स इसका नहीं, प्रेशर एक क्या है? है, लड़के वापस आई है वो, ये देखो एरो आया था ना इस सेकंड वाले केस की तरह। ठीक है, चलो जब ये हो जाए लिख के तो मुझे बताना, फिर हम आगे चलेंगे। हो गया मैम। हो गया? मैम 1 सेकंड नहीं हुआ था। हाँ हाँ, लिख लो। मैम आज क्लास में शांति लग रही है क्योंकि आज मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। अपने आप मैम, बेचारी बच्चे एक्सप्लेन कर रही है। इसलिए मैम क्या? सही भी थोड़ी शांति है तो मैम सही लग रही है क्लास। नहीं तो बेचारी मैम के गले में क्या दर्द दे रहा है? मैम हम बोल रहे थे कि अब डायग्राम नहीं दिखा रहे, इसलिए थोड़ा शांत है। बड़ा वो गले में दर्द की वजह से भी बोल रही थी। नहीं मैम आज मैं नहीं बोलूंगी, सच में बहुत दर्द हो रहा है मेरे गले में। I can feel it because I'm experiencing the same. मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि फिर भी आप बोल रहे हो। सांस आनी और बंद हो जाएगी कुछ देर में, ऐसा फील हो रहा है। तो ऐसे भगवान कहेंगे ज्यादा टाइम हो गया बेटा, बस चलो। इज इक्वल्स टू अच्छा मुझे एक चीज बता रही थी जो मैं आपको रिवाइज कराना भूल गई और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। E क्रॉस B, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज गिव्स यू द C वेक्टर। मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपके पास डायरेक्शन ऑफ वेव आता है, यानी कि कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये समझ लो, ये पर्पल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऑरेंज वाला मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से। यस मैम। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ वेव इसके कैसे आएगी? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगी। अब पता है लोगों का पता नहीं क्या ही मन था, उन्होंने जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है ना, उस डायरेक्शन में एक और वेक्टर इंट्रोड्यूस किया और कहा कि वो एक ऐसा वेक्टर है जो हमेशा उस डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, और दूसरी चीज कि वो हमेशा, एक मिनट को ये वाला लेता है। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास दिख नहीं रहा, क्या मेरी वीडियो नहीं दिख रही? दिख रही है मैम। हम देख रहे हैं, साथ थोड़ा सा ऊपर कर दें। मैम बहुत क्लियर दिख रहा है। तो आई एम सेइंग कि पर्पल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑरेंज वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये ब्लैक वाला डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया। इन्होंने एक और वेक्टर इंट्रोड्यूस किया जो इस ब्लू वाली मैम पेंसिल के पर्पल थ्रू वाला है। नहीं दिखा। पर्पल वाला ये मैम स्क्रीन तक नहीं है। मैम मैम कलर चेंज कर लो पर्पल वाला। मैम वीडियो पे करा रही हैं। क्या बेटा? अच्छा वो सोच रहे होंगे मेरे ओ बच्चों इधर आओ इधर। यस मैम। अब दिख रहा है ये? यस मैम। ठीक है, मैम वीडियो भी नहीं दिख रही। मेरे को भी दिख रही। भाई मैम, नेट हमको नेट का clear मैम है। नहीं मेरा मैम नेट दिख खराब है क्या आप लोगों का? मैम दिख सही है। रही है वो दिख रही है आप वीडियो। समझा दो। क्वालिटी बोल रही मैम सही है, दिख रही है, क्लियर दिख रही है। मैं 11th वालों की तरह फिर वो बार बार फ्रंट में नहीं आती।
ये देखो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और इसी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर इंट्रोड्यूस किया जो हमेशा उस डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में वेव है, वेव का प्रोपोगेशन है, ठीक है। और पता है इस वेक्टर की क्या खासियत है कि ये वेक्टर इंटेंसिटी की यूनिट पे चलता है, मतलब इसकी यूनिट और इंटेंसिटी की यूनिट सेम है, और इस वेक्टर को बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। समझ में आया? बड़ा झटका लगा। पॉइंटिंग वेक्टर, हमेशा याद रखना, वेक्टर है तो डायरेक्शन वेव के प्रोपोगेशन की रहेगी, और यूनिट या हरकतें इसकी जो है वो इंटेंसिटी वाली रहेंगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, प्लीज ये चीज मैं बोल रही हूँ आप लोग लिख लो, पॉइंटिंग वेक्टर हेडिंग डाल के, सब में डाली पॉइंटिंग वेक्टर हेडिंग। यस मैम लिखो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, per unit area per unit time in the direction of wave propagation, ठीक है, in the direction of wave propagation। ये पॉइंटिंग वेक्टर की क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। और बेटा पॉइंटिंग वेक्टर को डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम in the direction of wave propagation। मैम कुछ न्यूमेरिकल में कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट देती है कि लाइक बस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए है ये? कॉन्सेप्ट के लिए भी न्यूमेरिकल्स में भी आ सकता है। आपको डायरेक्शन ऑफ वेव की जगह ये बोल देगा कि पॉइंटिंग वेक्टर है। अब आपको अगर पता नहीं है ये वाली बात कि यही वेव का डायरेक्शन है, तो हो सकता है ना आपको ऐसे बोल दें कि पॉइंटिंग वेक्टर इज इन एक्स कैप, सॉरी इज इन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि पॉइंटिंग वेक्टर ही वेव का डायरेक्शन है, तो आप कैसे निकालोगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जी में है? क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दोनों के ही परपेंडिकुलर रखना है। तो थोड़ा सा ये बहुत ही लेमन सा मैंने एग्जांपल दिया, बट ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, तो डायरेक्शन मतलब फिर वेव की जेड में बनती है। वो अगर एक एक्स एक वाई है तो सेकंड वाला जेड, थर्ड वाला जेड में लाइक करेगा, वो अलग है। हाँ बिल्कुल, ऐसे आएंगे क्वेश्चंस, हम भी करेंगे। ये देखो पॉइंटिंग वेक्टर को आप ऐसे डिफाइन करोगे, पहली बात तो एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे 1/μ0 E क्रॉस बी। देखो E क्रॉस बी ही तो सी वेक्टर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन तो इंटेंसिटी वेक्टर जैसी है। यस भाई, इसकी यूनिट भी इंटेंसिटी वेक्टर जैसी है। यस वेक्टर जो है वो अपने को ऐसे डिनोट करेंगे। लिख रहा है। नहीं, इंटेंसिटी वेक्टर अलग, इंटेंसिटी अलग है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इसका यूनिट इंटेंसिटी वाला है। मैम ये जो आपने एस वेक्टर लिखा है, पॉइंटिंग वेक्टर का डिनोशन ही लिखा है। हाँ जी बेटा, चले अब। यस मैम। EM वेव आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, यही सब कुछ है, इसको ही अच्छे से कर लो, EM वेव कंप्लीट है। यस अब क्वेश्चंस करते हैं। हाँ मैम। मैम इतनी पहला जल्दी क्वेश्चन, हो गया? भाई पूरा चैप्टर रिवाइज करा दे तुम्हें। मैम आज वो लाइट वाला पार्ट भी तो है इसकी, मतलब रेज आती है अलग अलग टाइप की। स्पेक्ट्रम वाला पोर्शन तो ऐसा है ना, देखो स्पेक्ट्रम वाला पोर्शन मैं आपको यहाँ पे रटवाऊंगी नहीं, मैं आपको स्पेक्ट्रम सिखाऊंगी डुअल नेचर में कि कैसे आप फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब याद रख पाओगे, एक हमेशा याद रख पाओगे। मतलब फिर मैं तुम्हें चैलेंज दूंगी कि भूल के दिखाना EM वेव का स्पेक्ट्रम, ठीक है। ऐसे हिम्मत है तो भूल के, तुम में हिम्मत है तुम भूल के दिखा दोगे, तो अगला चॉकलेट दो। ओके मैम, एक्सेप्ट, चैलेंज एक्सेप्टेड। करो सॉल्व। क्वेश्चन कहता है वी हैव अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज व्हिच इज ट्रैवलिंग इन वैक्यूम अलोंग y डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। मैम हो गया। एक मिनट को, अभी वेट करो, अभी टाइम हो रहा है 18:31, मैं पोल लॉन्च करूंगी, तब आंसर कर देना 33 तक, ठीक है। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। सबने चैट पे कर दिया। अंगूठे कटवा दिए जाएंगे बच्चों, फिर करना, तुम चैट कैसे करोगे? मैम ठीक है, फिर आप हमारा फिजिक्स कर देना।
4 उंगलियों से लिखना सीखना फिर। सबने आंसर कर दिया, ठीक है? क्या आंसर आ रहा है सबको? सी मैम। चलो इसको तो पोल से एटलीस्ट आंसर कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि कितनों का क्या क्या आ रहा है, ठीक है? मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा। मैम 35 है, 35 वोट्स आने चाहिए, बोल दो मैम। और क्या, वरना जो मैंने अभी बोला वही होगा, फिर कटवा दिए जाएंगे। मैम देखो जब मैं हम वोट ही नहीं कर सकते क्या ही करोगे फिर? मैम मैं किसी से कुछ नहीं बोल रही, फिर भी चैट में मेरा नाम लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है बेटा, मुझे बताओ, किसने परेशान कर दिया? खुशी मैम ने। खुशी गुंजन ने। पोल लॉन्च किया है और ये आंसर सबको दिखेंगे, फटाफट से मार्क करो। चलो बाद में दिखाते हैं, पहले लोग आंसर करो। मैम हो गया मैम। बस 10 वोट ही आई है, 10 11 12 वोट ही आई है। जल्दी करो जल्दी। 14। कोई नहीं तुषार, मैम लग रहा है ये 100 के वोट कर रहे हैं। बस 16 वोट है भाई, अभी बात करवा लो। 35 के 35 मुंह चलेंगे। 18। मैम मेरी तो केमिस्ट्री वाली मैम ने मम्मी के सामने बोल दिया, बहुत बोलती है क्लास में। अरे आज 18 नवंबर है, इट्स एग्जैक्टली 2 months। मैम हैप्पी बर्थडे। याद है मैम हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे। मुझे अभी भी याद आया, याद। थैंक यू बर्थडे मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू शैली। अब तो शैली ने भी ज्वाइन कर लिया। कुछ नहीं कीता 18 जन को नहीं है ना, आपको 18 जन को है ना। 18 जन। उस दिन नहीं बोलना ना, पूरे साल बोलना, लेकिन 18 जनवरी को नहीं आता है मैम का जन्म, बाकी सब दिन आता है। अच्छा एक मिनट रुको, एक बोलते रहो। तुषार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? बोल सकते हैं बच्चे। निगम। ये क्या हो रहा है, क्या ये क्या हो रहा है? तुम लोगों पर लिस्ट बन रही है। को करोगे या नहीं करोगे? के साथ हमें काइनेमेटिक्स पढ़ाना आप आज। चलिए ठीक है, अब मैं 22 वोट्स का रिजल्ट दिखा रही हूँ। सिर्फ 22 वोट्स आई है, बाकी बच्चे मैं समझ गई। तो 21 बच्चों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है और एक बच्चे आई गेस शैली ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है। मैम ऑप्शन सी है मेरा। अच्छा तो एक कौन है? पता भाई तुम लोग ना, पता है इतने प्यारे हो, उसमें क्या बताऊं, तुम्हें बताऊंगी मैं। देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें बोला है, देखो बड़े ध्यान से इसका ना डेटा निकालो सबसे पहले। अ वेव विच इज मूविंग इन वाई डायरेक्शन, यानी कि आप अगर ऐसे फोटो बनाओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस का, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बोलता है कि वाई एक्सिस के अलोंग वेव जा रही है, ठीक है? मैम बी वाला ऑप्शन मैंने करा था। ओके अलीशा, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग वेव जा रही है। हमें बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन जी डायरेक्शन, दिख रहा है ये जी डायरेक्शन, जी कैप मतलब जेड डायरेक्शन में इधर। यस मैम। हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट वेव का डायरेक्शन देता है। E क्रॉस B इज इक्वल्स टू C, ऐसे आता है। अब हमें C चाहिए y एक्सिस में, तो C को देखो, फिंगर्स को कर्ल करो E से B की तरफ, तो जो E है वो नेगेटिव x में आएगा। होशियार बच्चों, मैम वही होशियार बच्चों, ये ऑप्शन है इसका। हुई थी सिर्फ वही। एक आंसर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, कैलकुलेट ही नहीं करना था 24 26 कुछ भी नहीं, 2.4 या कुछ भी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। मैम मुझे लगा था कि माइनस होगा, मतलब फिर मैं लगा था, लगा। आया समझ में? जितने जल्दी कूद कूद के आंसर करे तुम लोगों ने। सेकंड क्वेश्चन करो, मजा आएगा। इसमें जब इलेक्ट्रिक पोल फील्ड लॉन्च करो। निकालनी है हाँ मैम, इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम जब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3/8 आएगा ना। एक मिनट सॉल्व करके देख लेते हैं। E क्रॉस B इज इक्वल्स टू C वेक्टर। मुझे यहाँ से क्योंकि क्या मैम चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना है चाहिए। तो बी वेक्टर डिवाइड में जाएगा। नहीं नहीं, डिवाइड में नहीं भाई, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग E चल रहा, क्रॉस टू BC साइक्लिक चलता है ये। देखो जैसे ये था ना, आई कैप जे कैप के कैप, आई क्रॉस जे के आता था, के क्रॉस आई जे आता था, साइक्लिक चलता था ना ये सब। तो ऐसे ही ये वेक्टर प्रोडक्ट भी जाएगा, जैसे कि ई वेक्टर
बी वेक्टर और सी वेक्टर, ई क्रॉस बी से आपको सी मिला, तो मैम बी क्रॉस डायरेक्शन सी तो से समझ आपको में आ ई गई, मैं मिलेगा। कैलकुलेशन का पूछ रही थी। नहीं तो कैलकुलेशन में भी बेटा फॉर्मूला डिवाइड में नहीं जाएगा, फॉर्मूला आप ऐसे लिखो, अगर आपको ई निकालना है ना तो ई आप निकालोगे, ई हमको चाहिए, तो ये आएगा बी क्रॉस सी से, ये मैं बोल रही हूँ, समझ रहे हो ओके मैम, अलीशा? हाँ तो ओके। कैलकुलेट करना। और 8 3 24, नेगेटिव सिंपल। में क्यों आया आपसे? क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालो बेटा, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, ये रिजल्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है राइट हैंड थंब रूल से, रिजल्ट की डायरेक्शन में थंब रखो, और सबसे पहला वेक्टर जो है, तो सबसे पहला वेक्टर ई वेक्टर है, ई वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो और बी की तरफ कर्ल करो, जहां थंब आपको पॉइंट करे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर रिजल्ट। तो मुझे पहले से ही पता है कि सी में, अब देखो एक सिंपल सी चीज है, अगेन मैं अपनी पेन दिखाती हूँ, लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, अगर मैं ऐसे रखूं तो भी परपेंडिकुलर है, और अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो भी तो परपेंडिकुलर ही है तीनों म्यूचुअली, बट अब मुझे डिसाइड करना है कि ये वाला आएगा कि वो वाला आएगा, और इसके लिए आपको डायरेक्शंस देखनी पड़ेगी। तो आप देखो कि अगर ऐसे रख रहे हो तो ऐसे करने पर, इधर करने पर आपको ऊपर दिख रहा है, तो यानी कि नेगेटिव वाला आएगा, तो इसलिए माइनस एक्स स्टेप जाएगा। बस ये इलेक्ट्रिक, इसके ना क्वेश्चन से डायरेक्शन के उस पे आधे कर लोगे आप, ये वाला करना। यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज दिस, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड बी एट दिस मोमेंट क्या होगा, सॉल्व कीजिए। अभी टाइम हो रहा है 18:38, 18:40 तक आंसर करना और पोल पर करना प्लीज। मैम गलती होगी तो डायरेक्शन में होगी, वरना आंसर तो सही आएगा। सिखाती हूँ मैं तुम्हें किसी ऑफलाइन टेस्ट में आके डायरेक्शंस का एक पंगा, डायरेक्शन का सही करेंगे, और कुछ डिस्कशन अपन, पर तुम्हारे हाथ को ऐसे 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 करके और ऐसे, ओ शिट अंगूठा टूट गया ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। गोलमाल आई एम की तरह। किडिंग। हाँ वो ऐसे उंगली दिखाता है ना, उसको ऐसे कर देता है, मेरे को बेटा 90 डिग्री करना था, तुम ऐसे कर ही नहीं पा रहे हो, वैसे तोड़ दिया। मैम पोल लॉन्च कर दो। कर दिया बेटा, बोल तो लाएगा, बच्चे आंसर भी कर चुके 4 बच्चे, और सबने बराबर प्यार दिया है अलग अलग ऑप्शंस को, बहुत बढ़िया। मैम फिर तो ठीक, कोई भेदभाव नहीं, ऑप्शन ई भी कर लेते हैं। भाई तो मैम मैं ये भी प्रूफ, कर थे। मैम ये बात प्रूफ हो गई कि किसी भी चीज को अगर आप 1 महीने 2 महीने तक लगातार बोलोगे ना तो वो अपने आप को मान लेता है। जैसे मैं तूफान बोलते आ रहा हूँ, इसने तूफान मान लिया अपना नाम। ज्यादा मैं मैम एक चीज साइकोलॉजिकली प्रूव पूछनी मत है। करा करो चीजें। मैम हाँ बोलो मैम अलीशा, मैम बोलो 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 मैम बोलो, यहाँ ये पे सब जो तूफान की इलेक्ट्रिक, तरह ही उड़ाएगी। अलीशा बोलो। मैम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपोगेट कर रही है, बट जो इक्वेशन दी हुई है वहां पे जे वेक्टर डाला हुआ है। आप ध्यान से पढ़ो। मैम आई और जे का वो क्रॉस, चलो देखो, लिखो गलत होगा तो अलग चीज है, अपन ये इक्वेशन बता से सॉल्व कर लेंगे। मैम हम्म, मैम गले का कुछ इलाज बता दो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। गर्म सही पानी, आंसर क्या है मैं भी इसका? वही कर रही हूँ। मैम मैम बस नमक 7 के दिन पानी से के कर रही गरारे हूँ। भी अच्छे होते हैं। हल्दी दूध पी लो, सही हो जाएगा। देखो तुम लोग तो डॉक्टर हो। आइसक्रीम खाओ आइसक्रीम, कोई दिक्कत स्टीम नहीं होगी। लो। अच्छा मेरे तो उससे ठीक होता है, 2 दिन मम्मी बना देती है, ठीक हो जाता है। देखो वो गरम ग्लोई जो पानी आता है ना वो ज्यादा अच्छा यहाँ होता पे है, वो ले लो। मैम मैं आपसे पूछती हूँ, सारे बोलने लग जाते
सब सलाह दे रहे हैं, सीखो। देखो यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरीके से दे रखा है। आई फील की क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज दिक्कत है। ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है और वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, राइट? मैंने आपको बताया था ना कि अगर माइनस के एक्स है तो मतलब पॉजिटिव में, प्लस के एक्स है तो नेगेटिव में। तो कुल मिला के ऐसा सिचुएशन है। तो आप अगेन 3D कोऑर्डिनेट बनाओ, वही वाला एक्सिस बनाओ, एक्स कैप सॉरी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जी डायरेक्शन, और इसमें आपको बोल रखा है कि एक्स में आपका वेव जा रहा है, राइट, और वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर पॉजिटिव जी में मैग्नेटिक फील्ड है तब आपको थंब कहाँ दिखाएगा? पॉजिटिव एक्स में, यानी कि एज पर द डायरेक्शन, ये जो हम अभी यूज कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल, उससे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जी में आ रहा है। तो जहां भी के कैप के अलावा कोई ऑप्शन है उसको देखते ही उड़ा दो। ठीक है, अब दो चीज है, या तो ई नॉट के साथ मल्टीप्लाई में आएगा या डिवाइड में आएगा। तो इसके लिए आपके पास मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला है कि ई बाय बी इज इक्वल्स टू सी, राइट? ई नॉट बाय बी नॉट भी, कुछ भी आप ऐसे बोल सकते हो। अब मुझे ई नॉट चाहिए या ई चाहिए, बेसिकली भी यहाँ पे दिक्कत की बात ही नहीं है, सी बी आएगा। और सी क्या होता है? 1 by root mu naught epsilon naught. 1 by under root mu naught epsilon naught. एक मिनट रुको, पहले तो बी का वैल्यू चाहिए ना, तो बी की टर्म में निकालते हैं। मैम बी होगा ना? बाय सी, हाँ मैम ये ई बाय ठीक सी है, होगा ना। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा ऑप्शन डी। समझ में आया? बी निकालना है, ई निकालना है। बेटा बी निकालना है ना। मैंने देखो सारे ऑप्शंस, पहली बात तो बी वेक्टर पे, और ऊपर से पूछा भी है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है? मैम बी होना चाहिए। बी नहीं बेटा, डी होगा, डी भाई। ई बाय बी इज इक्वल्स टू सी, आपसे बी पूछ रहा है तो बी हो जाएगा ई बाय सी। सी का वैल्यू होता है 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप रखोगे तो वो ऊपर नहीं आ जाएगा? मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमने ऐसे नहीं किया था मैम डिवाइड ही तो ऊपर वाले होगा ना। क्वेश्चन में तो डायरेक्शन से क्वेश्चन हो गया था ना, वहां पे जाने की क्या जरूरत थी? वहां तो क्रॉस निकाला था हमने। ओके मैम। ये भी मैग्नीट्यूड पर आ गए। देखो अगेन वी आर स्टिल कंफ्यूजिंग विद द वेक्टर्स एंड द मैग्नीट्यूड वाला चीज, इसलिए आप इक्वेशन वाला एक बार लेक्चर देख लेना अगर टाइम मिले तो, ठीक है? नॉट फॉर मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी के लिए मैं बोल रही हूँ, थोड़ा लाइफ सही हो जाएगी इससे, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स आ रहा है, डुअल नेचर आएगा, फिर रुकेगा नहीं इसलिए बस मैम लीव कर दें? टाइम हो गया क्या? ये वाला क्वेश्चन और कर लो फटाफट। ये तो आई थिंक हमने कर ही लिया। मैम सेम ही है ये तो। शायद तो सेम था। ये मैंने सेम कितनी बार, ये दूसरा है मैम, ये अलग है, ये नीचे वाला। ये वाला क्वेश्चन कर लो फटाफट से, मेरी भी दूसरी क्लास है। तुम्हारी क्लास कितने बजे है? हम 7 बजे। मेरी 7 बजे है। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? एक ये था, ये तो देखो सिंपल सा, ये देख के काम बन जाएगा। मैंने अभी बताया था ये एवरेज एनर्जी डेंसिटीज बराबर होती हैं। विश्वास नहीं करोगे, नीट का भी पीवाईक्यू है और जेई मेंस का भी पीवाईक्यू है। मैम पेपर कैसा है ये बता दो। पेपर, हाँ तुम पेपर के लिए छोटी सी टिप दे देती हूँ कि अगर तुम पेपर के लिए क्वेश्चंस जानना चाह रहे हो तो एक तो ये सारे क्वेश्चंस तो अपने कॉन्सेप्ट के लिए कर लेना, बाकी जो इंटेंसिटी वाली मैंने तुम्हें आज करवाया है यस मैम, उसके क्वेश्चंस जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है? ओके मैम। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें लेजर करके मतलब आते हैं, यूजुअली लैंग्वेज में लेजर यहाँ पे नहीं पढ़ना लेजर क्या है, बट लेजर के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें लेजर का मतलब जिक्र होता है, तो वैसे क्वेश्चंस देख लेना, कहीं मिले तो कर लेते, ठीक है? हाँ वो आएगा नहीं, लाइक उसका सिर्फ नेम होगा, उसमें से डेटा रिट्रीव करना है कि ये डेटा है, वो करना है, और इसका आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे 20 सेंटीमीटर करके सॉल्व कर लेना, आई गेस आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर करके सॉल्व कर लेना, वो ऑप्शंस 20 सेंटीमीटर के बेसिस पर है, ठीक है? कौन सा ऑप्शन है वो मुझे नहीं पता, वो तो चेक करेंगे। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
बाय और मैम। ये वाले नोट्स में क्वेश्चंस मैं इनको लिख Bye, के ma'am. अपडेट कर दूंगी, ठीक है। बाय बाय, टाटा। बाय मैम मैम। वापस कर दीजिएगा। हाँ हाँ, अब कर दूंगी, ठीक है, क्लास के बाद करूंगी। बाय बाय मैम बाय। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, और अभी थोड़ा क्लास एंड करें, बाद में बात कर ले अभी। गुड Right? नाइट। छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ, मेरी क्लास है क्या। छोटा सा ही क्वेश्चन है। हाँ, बोलो बोलो। मैम मैं ये बोल रही थी कि मेरे एक रिक्वेस्ट है कि ऑप्शंस में ऑप्शन नहीं है, डेफ भी डाल दिया करो। ठीक है, बिल्कुल डल जाएंगे। बाय मैम। ओके, बाय 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 मैम, गुड नाइट। बाय।